गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एस्पेरेंट लैब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि AEDO की क्लासेज है और आप सभी को 10 क्लास में ऑल सब्जेक्ट ख़त्म करने की हमने बात की थी, तो ये वही क्लासेज है। और आज हम लोग बिहार स्पेशल के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, चाहे वो बिहार का भूगोल हो, बिहार का आधुनिक भारत हो, या फिर बिहार का मतलब आप कह सकते हो मध्यकालीन भारत हो, या फिर उसका प्राचीन भारत हो, या पॉलिटी से रिलेटेड अनुमंडल कितने हैं, प्रमंडल कितने हैं, सारा चीज़ आज हम बिहार के रिगार्डिंग देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लोग इसके पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से गलत की पहचान करें आप। मतलब क्या, गिद्धकुट पर्वत क्या नालंदा में है? देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ये है आपके, आप एक बार देख लो। हम चलते इंग्लिश की तरफ कि इसमें से इनकरेक्ट पेयर को बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि गिद्धकुट पर्वत जो है क्या नालंदा में है? क्या आपको वेस्ट चंपारण सोमेश्वर श्रेणी जो आप यहाँ पर देखते हो ऊपर वाले सेक्टर में, यहाँ पर जो बिहार का हम मैप बनाते हैं, तो यहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी है ना, यहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी है। क्या ये सोमेश्वर श्रेणी वेस्ट बंगाल में है? क्या है ऐसा? तो बिल्कुल है। आपसे नेक्स्ट पूछेगा कि खड़गपुर हिल जो है क्या मुंगेर में है? बिल्कुल। क्या भागलपुर में आपको मंदार हिल है? मंदार, तो आप याद रखोगे कि मंदार हिल आपको कहाँ पड़ेगा, तो मंदार हिल आपको बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो बांका याद रखेंगे। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हम किसको देखेंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इनकरेक्ट पेयर को देखना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग, डिस्ट्रिक्ट और हिल्स को आपस में मिलाना है। ठीक, तो आप याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा, हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको कि बिहार का अगर हम लोग भौतिक विभाजन की बात करें तो बिहार का भौतिक विभाजन कुछ इस तरीके से होगा, तीन तरीके से। एक तो पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा, ये जो ऊपर का तराई क्षेत्र आता है, ठीक, ये दूसरा मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, तीसरा पठार हो जाएगा। अब पर्वतीय क्षेत्र में सोमेश्वर हो गया, रामनगर दून हो गया, दून घाटी हो गया। तो सोमेश्वर के बाद वहीं पर जस्ट जैसे यहाँ पर आपको सोमेश्वर श्रेणी है, इसके जस्ट बाद आपको कौन सा हो जाएगा, रामनगर दून। इन्हीं दोनों के बीच में जो पतली सी लाइन जाएगी ये कौन सी हो जाएगी आपको, दून घाटी। तो ये आपको तराई क्षेत्र का डिवीजन हो गया। दूसरा आप देखोगे कि ये अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए कि ये हमने बिहार का मैप बनाया कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा ये बिहार का मैप है, तो इसमें आपको नॉर्थ और साउथ की बात करता है, नॉर्थ साउथ। तो ये उत्तर गंगा का मैदान हो गया, किसका, तो याद रखोगे कि ये ऊपर वाला उत्तर गंगा का मैदान हो गया, उत्तर गंगा का मैदान। और नीचे वाला आप देखोगे दक्षिण गंगा का मैदान, किधर हो जाएगा, तो दक्षिण गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और अब उसके बाद हम देखते हैं कि पठारी और मतलब तीसरा आ गया पठार, धारवाड़ हो जाएगा, बिंद हो जाएगा, तो पठारी क्षेत्र। तो इस तरीके से तीन भाग में बिहार का भौतिक विभाजन किया गया। अब यहाँ पर जैसे आप देखोगे, जैसा कि मैं आपको बताई कि ऊपर सोमेश्वर श्रेणी है, ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर सोमेश्वर श्रेणी है, इसके बाद यहाँ रामनगर दून है, और इस बीच में जो ये पतली सी लाइन गई इसको दून घाटी या फिर हरहा घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरहा घाटी। तो ये पॉइंट आप याद रखोगे ऊपर वाला, ठीक। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो गया, ये एरिया जो आप देखते हो तो दक्षिण का पठारी क्षेत्र हो जाएगा। ये कैमूर, रोहतास, ये सब जो देखते हैं ये सब पठार में आ जाएगा, सोन नदी जहां से आती है वो सारा देख, ठीक। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर गंडक कोसी दोआब है, घाघरा गंडक दोआब है, उसके बाद आप देखोगे महानदी और कोसी का दोआब है, ठीक। तो ये आप याद रखोगे, गंगा सोन दोआब हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप चार दोआब का नाम भी याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप सभी को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो वो बताना है। अब जैसे अब आपसे पूछेगा कि कौन कौन सा जो है नेपाल से मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन को टच करती है बिहार के डिस्ट्रिक्ट, तो आपको पता है कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितना हो गया, ये आपके 7 हो गए, ठीक। तो ऊपर के 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, जो आपके 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक। उसके बाद आप देखोगे कि सेम आपसे पूछेगा कि ये जो है पश्चिम बंगाल की तरफ से कौन कौन, तो एक तो किशनगंज हो जाएगा, एक आपको पूर्णिया हो जाएगा, एक आपको कटिहार हो जाएगा। ये 3 आपको किशनगंज तरफ से मतलब 3 आपको पश्चिम बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट टच करेगी।
तो 7 3 10 डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, 10 हो गया। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में तो आप पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद, ये सारे और गया, तो इतने आप इधर देखोगे तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट आपको इधर से टच करेगी, ठीक। इसके बाद आप यहाँ से लोगे तो यहाँ कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, ये सारे इधर से भी आप देखेंगे तो इधर से भी आपको कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, भागलपुर, तो इधर से आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया, तो इस तरीके से 8 डिस्ट्रिक्ट आपको इधर से भी हो जाएगा। तो टोटल आप याद रखोगे कि इतनी डिस्ट्रिक्ट इधर के सीमा तरफ से देखी जाती है, ठीक। जल्दी से मुझे देखा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, क्या आप लोगों को क्लियरली इसमें से दिख रहा है, कुछ दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताना है, ठीक है। चलिए फटाफट से बताइए कि कुछ दिक्कत है यहाँ तक। हम अगर इस तरीके से डिवाइड करेंगे बिहार के मैदान को तो क्या इस तरीके से आप सभी को समझ में आएगा? क्या हम इस तरीके से अगर बिहारी क्षेत्र को डिवाइड करें, बिहार के मैदान को, तो आप सभी को समझ में आएगा? फटाफट से बताना है कि आप सभी को ये सब समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए चलिए, तो यहाँ तक आप सभी के समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आपसे यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल और नेपाल वाले सेक्टर के बारे में पूछेगा। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में दिखती है? मतलब ब्रह्मयोनी नामक हिल है, पहाड़ है, आप जिसके बारे में मुझे बताइए कि ये किस जिले में दिखेगी, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में दिखेगी। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो गया में दिख जाएगी। कहां पर? तो गया में आपको क्या दिखेगी? तो ब्रह्म योनि, याद रखोगे कि ब्रह्म योनि दिखेगी। कहां पर? तो गया में, ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि ब्रह्म योनि हिल बिहार के गया जिले में स्थित है, जो विष्णुपद मंदिर के पास एक महत्वपूर्ण धार्मिक पर्यटन स्थल है, जहां से शहर का मनोरम दृश्य दिखता है, जहां से शहर दिखता है बेसिकली, तो यही आपको बता रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। आपको अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है? अच्छा, धारवाड़ श्रेणी का जो जिला है निम्न में से भू-स्तरीय रचना वाला नहीं है, कौन सा ऐसा हो जाएगा? तो ये रोहतास जो हो जाएगा, ये धारवाड़ क्रम में नहीं आता। ये कहाँ नहीं आएगा? तो धारवाड़ क्रम में। अब देखिए जैसे कि मुंगेर, जमुई और नवादा जिले, ये 3 जो हैं ये धारवाड़ क्रम में आएंगे, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि धारवाड़ बिहार में मुंगेर, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, गया, बांका की तरफ आता है। कौन कौन सा? तो मुंगेर, जमुई, अब याद रखोगे कि मुंगेर, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, गया, बांका की तरफ कौन सा आएगा? तो धारवाड़। तो याद रखेंगे यहाँ पर अगर आप देखें तो मुंगेर, जमुई, गया, औरंगाबाद, बांका, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कहाँ कहाँ? यहाँ पर जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। क्या जमुई हो गया, ठीक है, जमुई, ये जमुई, बांका, मुंगेर, औरंगाबाद, गया, नवादा, तो ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट है नीचे से, ये 6 डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से, ये 6 डिस्ट्रिक्ट कहाँ आएंगी? तो आपको धारवाड़ क्रम में आएंगी। धारवाड़ की चट्टानें यहाँ पर हो जाएगी। ये कैमूर और कैमूर का पठार आपने सुना होगा, कैमूर पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, ठीक है, कैमूर पहाड़ी आपको कैमूर और रोहतास दोनों में देखने को मिलेगी, ठीक है, कैमूर और रोहतास दोनों में दिखने को मिलेगी। बराबर की गुफा के बराबर की पहाड़ी अगर आपने सुनी होगी, बराबर पहाड़ी ये कहाँ देखने को मिलती है? तो औरंगाबाद वाले रेंज में आपको देखने को मिलती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट राजमहल की पहाड़ी आप सुने होंगे, भागलपुर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये हमने देख लिया धारवाड़ के बाद। हम नेक्स्ट आते हैं बिहार के निम्न हिस्से में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? मतलब सबसे पुराना हिस्सा अगर मुझे बताइए तो कौन सा हिस्सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर, तो आप रोहतास के पठार के बारे में जानते होंगे, तो रोहतास का पठार जो है पुराना हिस्सा हो जाएगा। खड़गपुर पहाड़िया इसमें है, खड़गपुर पहाड़िया सबसे पुराना
पुराने हिस्से में आती है। अच्छा, खड़गपुर इसमें दे रखा है, ठीक। चलिए, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि खड़गपुर की जो पहाड़ी है ये बहुत ही पुराने हिस्से में आती है, भूतात्विक दृष्टि से बिहार के सबसे पुराने हिस्से में आएगी और बिहार के पठारी क्षेत्र में ये रहती है। इसमें बेसिकली आपको नीस मिलते हैं, सिल्ट मिलते हैं और ग्रेनाइट मिलते हैं खड़गपुर की पहाड़ी में। तो इस बात को आप लोग ध्यान में, राजमहल की पहाड़ी का विस्तार भी माना जाता है जो बिहार का सबसे पुराने हिस्से में आता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगला कि बिहार राज्य के कितने जिले पश्चिम चंपारण से टकराते। अभी हमने देखा कि बिहार राज्य के 3 जिले, बिहार राज्य के 3 जिले आपको पश्चिम चंपारण से टकराएंगे। कितने? तो बिहार राज्य के 3 जिले। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊं आपको कि ये 3 जिले जो है पश्चिम चंपारण से, इस साइड आपको वेस्ट बंगाल है और वेस्ट बंगाल इधर से आपको 3 डिस्ट्रिक्ट टकराएगा। जल्दी से नाम बताइए कमेंट बॉक्स में कौन कौन सा होगा, जल्दी से, क्योंकि हमने अभी देखा है। जल्दी जब भी देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में उस 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, ठीक। बिहार राज्य के कितने जिले ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते ना ही किसी राज्य से, यानी कि ये जो हम बिहार का जो मैप बनाएंगे, बिहार का ये अगर हम मैप बनाते हैं तो ये बीच वाला जो डिस्ट्रिक्ट होगा ये किसी भी स्टेट से नहीं टकराएगा ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा से। तो आप अगर जोड़ लें तो उस हिसाब से 38 जिले में से 8, 8, 7 और 3 अगर आप डिवाइड मतलब ऐड करके और फिर कोना वाला यहाँ पर 2 बार काउंट हो गया, 1, 2, 3, 4 को माइनस कर दें तो आपका आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। वैसे ये 14 होगा। 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जो आपको नहीं किसी स्टेट या अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा करते हैं। देखिए, अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि नेपाल जो है आपको 7 सीमा साझा कर लेगी, उत्तर प्रदेश भी आपको 7, अच्छा मैं 8 बता रही थी, नहीं, उत्तर प्रदेश भी आप लोग 7 ही सीमा याद रखेंगे, ठीक है। अगर झारखंड की मैं बात करूं तो ये 8 और पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं तो 3। तो अगर आप यहां से ऐड करो कि 7 + 7 + 8 + 3 कितना हो जाएगा, जल्दी जोड़े तो ये आपको 8, 7, 15 हो गया और 7, 3, 10 हो गया, यानी 25, ठीक है। इसमें से आप 4 माइनस करेंगे क्योंकि कोना पर है तो 21, ठीक। अब आप 38 में से अगर 21 को माइनस करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको? 7 और 2, 1, नहीं, ये 4 नहीं माइनस होगा, इसमें से कोना पे पश्चिम चंपारण और उधर से किशनगंज हो गया, ठीक है, इधर से, तो ये माइनस नहीं करें। अगर मैं इसमें से 25 के 25 माइनस कर दूं, 25 के 25 को अगर मैं देखूं तो 8 में से 5 जाएगा, तो इधर 3 और 2 में से 1 जाएगा, तो मतलब 1, तो 13, ठीक है। तो 13 और 14 जिले बचते हैं जो आंतरिक रूप से रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखोगे, ठीक है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या याद रखोगे आप लोग? तो 13 या 14, ठीक। बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग मुंगेर जिला
हेलो हेलो। चलिए वॉइस थोड़ी सी चली गई थी, इसको एक बार हम लोग और देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन से मुझे नहीं पता किस क्वेश्चन से वॉइस गई है, तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रांची आपका झारखंड राज्य का राजधानी बना लगभग 45.85% भूमि लेकर। याद रखिएगा कि भूमि लेकर यह क्या हुआ था, तो साइड हुआ था झारखंड। नेक्स्ट देखिए कि बिहार में शहरों की जनगणना मतलब 2011 के जनगणना के हिसाब से 199 शहर है। कितना, तो 199 शहर है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे बिहार में राजस्व गांवों की संख्या हमने अभी कहा 44,874 है 2011 की जनगणना के हिसाब से। जनगणना के हिसाब से याद रखिएगा, जनगणना के हिसाब से कितना है, तो आप याद रखेंगे कि जनगणना के हिसाब से 44,874 क्या है, तो राजस्व विलेज है। ठीक है, रेवेन्यू विलेज यानी गांव है। यहां तक समझ में आ रहा है? कुछ दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा। 1-2 क्वेश्चन में वॉइस चला गया था, वो हम उसको पीछे से आपको बता दे रहे। ठीक, चलिए बिहार में सामूहिक विकास प्रखंड कितना है? अभी हमने देखा कि 534 प्रखंड है। कितना, तो 534। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रमंडल कितना है, तो आप 9 लिखेंगे। अगर आपसे अनुमंडल पूछा जाएगा तो आप 101 लिखेंगे। ठीक, अगर आपसे जो है प्रखंड पूछा जाएगा, प्रखंड, तो आप 534 लिखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर कि शहर कितना है 2011 के जनगणना के हिसाब से, शहरी क्षेत्र वाला शहर, तो 199। अगर आपसे रेवेन्यू विलेज पूछा जाए, रेवेन्यू विलेज, तो आप बताइए 44,874। तो यहां तक याद रहेगा, बस इतना ही तो याद करना है, फैक्ट में ज्यादा कुछ तो है नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि बिहार में पंचायत की संख्या कितनी है। भाई पंचायत की संख्या, हम जो पंचायती राज के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में, तो यहाँ पर लगभग 8,053 होगा। कितना होगा, तो 8,053। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर 8,053 आप लोग याद रखेंगे। समुद्र तल में बिहार की ऊंचाई कितनी है, मुझे बताइए कि समुद्र तल में बिहार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर तो 173 फीट। कितना, 173 फीट समुद्र तल में बिहार, मतलब बिहार की औसतन ऊंचाई 170 फीट या फिर 53 मीटर। अगर आपसे मीटर में पूछा जाए तो 53 मीटर आप लगाएंगे। कितना, अगर आपसे मीटर में पूछा जाए तो 53 मीटर, और फीट में पूछा जाए तो 170 फीट। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कि पटना का स्थानीय समय क्या है। जो वही समय हो जाएगा जो भारत का मानक समय होगा। तो पटना का स्थानीय समय आपको वही होगा जो भारत का मानक समय होगा। ये देख सकते हैं 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिहार, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन बिहार से होकर गुजरेगी। निम्नलिखित देशांतर रेखा में से बिहार से होकर गुजरने वाली की अगर मैं बात बताऊं तो 86। कितना, तो बिहार से होकर गुजरने वाली की मैं बात बताऊं तो ये आपको 86 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपको 86 होगा। ठीक है, 86। ठीक है, चलिए तो 86 याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूं मैं, आपका 29 नंबर क्वेश्चन। हम देखते हैं क्या है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है। तो अभी देखोगे बिहार जो है 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ नेपाल से टच करेगी। 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये नेपाल से टच करेगी। 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ यूपी से, और 8 डिस्ट्रिक्ट के साथ झारखंड से, और 3 डिस्ट्रिक्ट के साथ वेस्ट बंगाल से। तो टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ से करेगी, तो 26 डिस्ट्रिक्ट ये चारों साइड से अलग अलग देशों से टच करेगी, और बीच में आपके 14 डिस्ट्रिक्ट बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि बिहार विस्तृत है। बिहार कहाँ विस्तृत है, क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो बिहार जो है कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। कहां पर, तो कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है,
है। बिहार राज्य की सीमा को भारत के राज्यों की संख्या 3 है। मतलब बिहार राज्य जो सीमा टच करती है तो भारत का 3 राज्य उसको टच करेगा। क्या ये क्वेश्चन सही है? तो एकदम सही है। इसमें गलत आपसे पूछ मतलब कौन सा कथन सीमा से बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। भारत के राज्य 3 ही है भाई, ठीक है। ये नेक्स्ट देखते हैं कि देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम, बिल्कुल। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच में पड़ता है। यहाँ सोमेश्वर रेंज है ना वेस्ट बंगाल में, सॉरी वेस्ट चंपारण में, तो यहीं से पड़ेगा। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो हम ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, उपरोक्त ऑल ऑफ अबव। ठीक है, ऑल ऑफ अबव। आप इसको देख लें एक बार, मैं थोड़ा साइड हट जाऊं, जल्दी से देखिए 31 को फटाफट से देखिए आप लोग कि क्या कह रहा है। तेजी से देख लीजिए 31 आपका क्या कह रहा है। फिर हम लोग चलेंगे 32 पे। कुछ दिक्कत हो फटाफट से बताइए, हम लोग 32 पर चलेंगे। चलिए आइए 32 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार राज्य की चौहद्दी क्या है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में मध्य प्रदेश। ये गलत हो गया भाई, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। तो ये हम मुझे लगता है कि ये जो है आपका सही। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या देंगे? तो हम सी देंगे। ठीक है, सी जो है सही होगा। अगर आप बिहार का मैप बनाओ, ये है ना, मतलब ऐसे नहीं, हम चकोर सही बना लेते हैं। ठीक है, मान के चलिए कि बिहार का ऐसे ऐसे ये मैप है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डायमेंशन गलत हो रहा है मेरा यहाँ पर। ठीक है, ये हम बिहार का मैप बनाते हैं। ठीक, तो इधर हम देखते हैं उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो इसी तरीके से ना बिहार का मैप है। तो आई थॉट आप सबको ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, इतना कुछ दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश से संबंधित सत्य कथन की पहचान करें। मौर्य साम्राज्य की समाप्ति के उपरांत मगध पर शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ, जिसका शासनकाल 187 से ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक रहा था। बिहार में प्राचीन भारत हम देख रहे हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके ब्रह्मपुत्र पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। बोध गया के विशाल मंदिर के चारों ओर शुंगकालीन छोटी पाषाण वेदिका मिली है। 33 का करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊं तो ऑल ऑफ एबव जो है सही है, इसका करेक्ट है। ठीक है, सभी आंसर इसके करेक्ट हैं, आप ये देख लें। आइए देखते हैं, किस सातवाहन शासक ने मगध पर विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया? सातवाहन के बारे में आपने सुना होगा। मगध पर उन्होंने विजय प्राप्त की और उन्होंने अपने आप को कहां मिला लिया? तो मगध में मिला लिया। तो गौतमीपुत्र शीतकर्णी जो थे, गौतमीपुत्र शीतकर्णी, इन्होंने ही ऐसा किया था। देखिए गौतमीपुत्र शीतकर्णी लगभग 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक सातवाहन वंश के सबसे महान शासक में आए। ठीक है, और उनकी मां के नासिक शिलालेखों से पता चलता है कि उन्होंने शक पहलों और यवनों को हराया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया। उसके उन्होंने अपने वंश की स्थापना कर ली। ठीक, चलिए देखते हैं कि मित्र वंश के सिक्के कहाँ चलाए गए। तो ये मित्र वंश के सिक्के मुझे बताइए कि कहाँ चले थे। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर बताइए। तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो मथुरा के क्षेत्र में चला। तो यहाँ पर मथुरा ऑप्शन में नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कि किस मित्र शासक के मगध के साथ निश्चित रूप से संबंध जोड़ा जा सकता था? तो ये आपको बृहस्पति मित्र जो थे, इनके साथ, ये मित्र शासक, इनके साथ क्या हो सकता था? तो ये बेसिकली इनके साथ संबंध जोड़ा जा सकता था मित्र शासकों का। ठीक है, चलिए गुप्तों के वह आदि पुरुष जिसका राज्य मगध के आसपास तक सीमित था, वो कौन थे? गुप्त के वो आदि पुरुष जिसका राज मगध तक आपको जाके सीमित हो गया, वो कौन थे? तो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे। कौन थे? तो श्रीगुप्त और घटोत्कच। क्वेश्चन नंबर
37 का ए होगा। किस गुप्त शासक के सिक्के पर लिच्छवह नामक पौराणिक आख्यान अंकित किया गया? तो गुप्त वंश की बात चल रही है और कौन से थे? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे भाई? ये चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य अभिषेक हुआ कहां पर? 38 का करेक्ट आंसर दीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम का राजवंश कहां पर होगा? तो पाटलिपुत्र में हो जाएगा। कहां पर? तो पाटलिपुत्र में इनका राजवंश होगा, चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्य अभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष कौन सा था? तो 320 एडी था। ठीक है, एडी ईसा पूर्व, और ईस्वी था, और ईसा पूर्व मतलब बीसी हो गया था, तो 320 बीसी नहीं होगा, एडी हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हिंदी में समझ में नहीं आए तो बगल में जब इंग्लिश में रहता है आपके एग्जामिनेशन में, तो एडी और बीसी देखिएगा, एनी डोमी और बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले और जन्म के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ओदंतपुरी आपको पता है कि यह किस राज्य में अवस्थित था? 3041 का बी। अभी आप जानते हो करंट के क्वेश्चन में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर अब जो है कितना, तो आप याद रखो लगभग 500 करोड़ खर्च करके उसको मरम्मत करवाने की बात चल रही है। तो इस बात को ध्यान रखें, आपसे ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बन सकता है। ठीक है, चलिए पाल वंश के बारे में मैं बताऊं तो बंगाल और बिहार में एक शक्तिशाली राजवंश था जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी। पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया। ठीक है, संस्थापक गोपाल लगभग 750 ईसा पूर्व इन्होंने पाल वंश को एस्टेब्लिश किया। लगभग ये 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन करते रहे। बंगाल, बिहार और आसपास के क्षेत्र में रहे। धर्म संस्कृति, बौद्ध संस्कृति के संरक्षक थे। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय के समर्थक थे। ठीक, और इन्होंने वास्तु कला को बढ़ाया था। तो इस बात को आप लोग याद रखोगे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? अभी आपने देखा कि भाई साहब ये गोपाल थे। 750 ईसा पूर्व, कितना? तो 750 ईसा पूर्व इन्होंने पाल वंश की स्थापना की। लगभग 8वीं से 12वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने शासन किया पाल वंश ने। और ये जो है बौद्ध धर्म को मानते थे। किसको? तो ये बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। तो ये कला, वास्तु कला, इस सबको प्रोत्साहित करते थे पाल वंश के शासक गोपाल के द्वारा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 42 का करेक्ट आंसर हम बी लगाएंगे, गोपाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के नवादा जिले के हिसुआ थाने के खनवा गांव यानी ननिहाल में किनका जन्म हुआ? तो बिहार के नवादा जिले में किनका जन्म हुआ? 43 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे कि इनमें से किसका जन्म होगा बिहार के नवादा जिले में। चलिए फटाफट से बताइए, इसका आंसर आप लोग दीजिए, बिहार के नवादा जिले में। अच्छा, यहाँ पर आप लोग एक और चीज याद रखेंगे कि ये जो है पाल वंश के अर्थ होता है रक्षक। ये पॉइंट आपसे पूछ लेता है। ठीक, और इसके शासकों में अगर आपसे पूछा जाएगा तो धर्मपाल, देवपाल जो थे कन्नौज राज के संस्थापक, मतलब कन्नौज के विस्तार के लिए इनको जाना जाता है। तो इस सब पॉइंट को आप लोग नहीं भूलिएगा। ठीक है, इस सब पॉइंट को आप लोग नहीं भूलिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार जो है, ये हो चुका था आई थिंक। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। कहाँ हुआ था? विधान चंद्र रॉय का जन्म कहाँ पर हुआ? 44 का करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो बांकीपुर पटना में, आप जानते हैं। चलिए, यहाँ जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था यहीं पर हुआ। चंपारण सत्याग्रह के गांधी जी सहयोगी रहे राजकुमार राव का जन्म कहाँ हुआ? 45 का करेक्ट आंसर। तो आप याद रखोगे राजकुमार का जन्म पश्चिम चंपारण में कहाँ हुआ? तो सतबरिया नामक जगह पर हुआ। ये कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह, जो आप 1917 में आप जानते हैं 1917 में हुआ था। तिनकटिया प्रथा था। तिनकटिया प्रथा यानी कि तिनकटिया प्रथा में 3/20 भाग नील मजदूर के लिए जो यहाँ पर क्या किया, 3/20 भाग में नील की खेती करवाई जाती थी। और इसी वजह से गांधी जी को राजकुमार शुक्ल के द्वारा, इनका नाम पूरा याद रखेंगे आप लोग,
राजकुमार शुक्ल के द्वारा यहाँ पर बुलाया गया था। और बाद में चल के इन्होंने इस पे मतलब गांधी जी ने इस पे आवाज उठाई कि अगर मान के चलिए 3/20 कट्ठा, यानी जिसके पास 20 कट्ठा है उसमें से 3 कट्ठा पर नील की खेती करेंगे, नील की खेती। और बाद में चल के क्या होता था, तो ये जमीन आपको बंजर हो जाती थी। क्या हो जाती थी, तो ये जमीन बंजर हो जाएगी। तो फिर अगले 17 कट्ठा में से फिर 3 कट्ठा देंगे, फिर 3 कट्ठा, तो इस तरीके से फिर अगला 3 कट्ठा में 14 कट्ठा बचता। तो इस तरीके से इनका जमीन भी जा रहा था, बंजर हो रहा था, उपजाऊ जमीन नहीं रह पा रही थी। तो किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है, उनकी जमीनें, और वो जमीन ही इस तरीके से उनकी छीनी जा रही थी। जब वो बंजर हो जाती तो किसान आगे को चल के क्या करते, कुछ नहीं कर पाते। तो इसी के खिलाफ आवाज उठाया गया था 3 कटिया प्रथा में। ठीक है, चलिए, किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 18 जून 1887 को बिहार के औरंगाबाद जिले के पोइमा ग्राम में हुआ था। चलिए, इसका करेक्ट आंसर दीजिए। 46 का करेक्ट आंसर आप लोग क्या देंगे, फटाफट से बताइए। तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, उन्हीं की बात की जा रही है, यही थे। वह प्रथम भारतीय जिसे हाउस ऑफ लाइन्स और प्रीवी काउंसिल हेतु सदस्यता प्रदान की गई थी। प्रीवी काउंसिल जो था ये किस एक्ट के तहत प्रीवी काउंसिल आया था, फटाफट बताइए मुझे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ये प्रीवी काउंसिल जो है 1937 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी 1935 याद रखना है, ठीक है, 1935। क्या याद रखोगे आप लोग, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत प्रीवी काउंसिल की भी बात की गई थी। किसकी, तो प्रीवी काउंसिल की बात की गई थी। तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पर सचिदानंद सिन्हा वही व्यक्ति हैं जो पहले, आपको अंतरिम सरकार याद रखना है कि अंतरिम सरकार के बाद यहाँ पर क्या हुआ था, अंतरिम सरकार के गठन के बाद आपको कैबिनेट मिशन हुआ। और आप जानते हैं 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा की बैठक हो जाएगी। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, किसके रूप में, तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनकर आते हैं कौन, आपके सचिदानंद सिन्हा। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर आपको ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन रहे भाई। 1937 से 1939 में जो वित्त मंत्री का टाइम पीरियड चला, कौन रहे थे, तो हम जानते हैं बाबू अनुग्रह नारायण सिंह। और ये 1937 से 1939 तक रहे थे वित्त मंत्री। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देहावसान 28 फरवरी 1963 को कहां हुआ। देहावसान कहां हुआ, जब वो उनका डेथ हो गया राजेंद्र प्रसाद, तो उनके देह का अवसान कहां होगा, पास अवे जब वो कर गए। तो 49 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में फटाफट से देंगे। तो याद रखोगे कि सदाकत आश्रम का नाम आपने सुना होगा, वहीं पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देह अवसान हुआ था। अगर मैं बताऊं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म मतलब निधन 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हुआ, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन बताए। उनका अंतिम संस्कार पटना के बांस घाट पर किया गया। और उनका जन्म जीरोदई सारण में हुआ, लेकिन निधन पटना में हुआ। तो पटना में बांस घाट अभी भी आप लोग देखते होंगे, उसी की बात चल रही है। देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले बिहार के थे, मतलब देश के उप प्रधानमंत्री जो बने, जो व्यक्ति बिहार से बिलोंग करते थे, उनका नाम क्या था, तो आप याद रखोगे बाबू जगजीवन राम। क्या था, तो बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम बिहार के एक प्रमुख राजनेता थे जो 1977 से 79 के दशक के रहे। और वो भारत के उप प्रधानमंत्री बने 1977 से लेकर कब तक, तो 79 तक, यानी 2 साल तक। आप याद रखोगे इस चीज को। और उनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले के चांदवा गांव में हुआ था। ये सब जो है वे मतलब फेमस पर्सनालिटी से क्वेश्चन है, जिससे आपके एग्जामिनेशन में जरूर पूछे जाएंगे बिहार से रिलेटेड। ठीक है, बिहार के केसरी के नाम से आप किसे जानते हो, बिहार केसरी के नाम से हम किनको जानते हैं, जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री रहे श्री कृष्ण सिंह, इनको हम बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह या श्री बाबू कृष्ण सिंह को जाना जाता है, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री और अपने सख्त नेतृत्व और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उपाधि धारण किए थे। और इनको ये उपाधि दिया गया। आधुनिक बिहार के निर्माता में से उन्हें एक माना जाता है, श्री कृष्ण सिंह को, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह।
राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के उपरांत कहां गिरफ्तार किया गया था? आप जानते हो ये खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ल चाकी, दो ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें आप याद रखोगे कि पूसा रोड रेलवे स्टेशन है, पूसा कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में आप सुनते हैं जो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो पूसा रेलवे स्टेशन के पास जब खुदीराम बोस, ये 1908 का मुजफ्फरपुर बम कांड की बात चल रही है, जो आप जानते हो कि वहां के उस वक्त दो व्यक्ति थे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। दोनों ने क्या किया कि एक अंग्रेज जा रहे थे, उनके बग्गी पर बम फेंक दिया इन्होंने। क्या किया, एक मिनट मैं पानी पी लूं थोड़ा। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे कि ये आपको राष्ट्रवादी क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बारे में, तो जैसा कि अभी मैं आपको बताई कि 1909 का वो टाइम था, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ आपको कि वो अप्रैल मंथ चल रहा था 1909 में, और इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो थे किंग्सफोर्ड के, मतलब किंग्सफोर्ड थे, ठीक है, एक मतलब अंग्रेज अधिकारी थे, उन पर वो बम फेंकने गए, ठीक है, मुजफ्फरपुर में। जिसमें उस दिन क्या हुआ कि वो नहीं थे, उनकी पत्नी थी कैनेडी और उनकी पुत्री। तो बम फेंकने के बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। तो जिसमें प्रफुल्ल चाकी क्या किया कि भाग गए, मतलब वहां से, और उन्होंने मोकामा में जाके आत्महत्या कर लिया, और बचे खुदीराम बोस। तो ये भाग रहे थे, तो इनको पूसा रेलवे स्टेशन पर देखा गया और इनको पकड़ा गया। उसके बाद इनको फांसी की सजा दी गई। तो खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर बम कांड आप याद रखोगे, क्योंकि बिहार में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, तो इसीलिए आप याद रखोगे 1908 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए थे? तो आप जानते हो भगत सिंह के बारे में भी। भगत सिंह वैसे थे जिन्होंने असेंबली पे बम गिराया था, ठीक। तो इनको अगर आप जानेंगे इनके बारे में, तो ये यहाँ पर सचिंद्र सान्याल एक थे जिनसे मिलने ये कहाँ आते थे, तो ये हाजीपुर आते थे। कब? तो ये राष्ट्रवादी नेता क्रांतिकारी थे, इनसे मिलने आते थे। 1929 में अगर मैं आपको बताऊं तो 1929 में दिल्ली सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? देखिए, बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह के साथ जो बम गिराए थे उनमें बटुकेश्वर दत्त थे, भगत सिंह थे। तो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे बटुकेश्वर दत्त? तो ये पटना बिहार से बिलोंग करते थे। कहाँ से? पटना बिहार से। बटुकेश्वर दत्त बिहार के पटना के निवासी थे, जिन्होंने 1929 में भगत सिंह के साथ मिलकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। हालांकि उनका जन्म वर्तमान पश्चिम बंगाल के ओरी गांव में हुआ, लेकिन वे पटना से जुड़े और वो वहीं से पढ़ाई करते थे। तो निवासी आपसे पूछ रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि पटना के निवासी थे बटुकेश्वर दत्त। तो आप सभी को यहां तक समझ में आ रहा है? कुछ दिक्कत हो रहा है फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट देखेंगे कि महान विद्वान मंडल मिश्रा, उसकी पत्नी भारती का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, मंडल मिश्रा और उनकी पत्नी भारती जी का जन्म कहाँ हुआ? 56 का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो सहरसा के बारे में आप जानते होंगे, जहां पर आप देखते हो कि मधुबनी क्षेत्र में आता है और यहाँ पर भी मखाना बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो यहीं पे इनका जन्म हुआ था। श्रीलंका के अनुराधपुर महाविहार में रहकर सिंहली भाषा में रचित अठ कथाओं में मगही पाली भाषा में अनुवाद करने वाले विद्वान का नाम क्या था? तो मगही पाली भाषा में इन्होंने, श्रीलंका के थे, इन्होंने इसको क्या किया था, तो मतलब आप कैसे एक्सप्रेस किया, अनुवाद किया, वो कौन थे? तो पतंजलि थे। क्या नाम था उनका? पतंजलि उन गुरु का नाम था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बुद्ध घोष, इसका आई थिंक आंसर पतंजलि नहीं बुद्ध घोष होगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा इनका, श्रीलंका के थे, तो इनका आप करेक्ट आंसर बुद्ध घोष लगाइए, ठीक है। करेक्ट आंसर हम बुद्ध घोष लगाएंगे, ना कि पतंजलि लगाएंगे, ठीक है। विश्व के प्रथम खगोल शास्त्रीय महान गणितज्ञ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ? आर्यभट्ट के बारे में अगर आप जानते हैं तो मैथ के लिए हम उनको जानते हैं, और उनके अगर हम जन्म की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा, तो कुसुमपुर पटना में। कहाँ पर? ये सभी महान हस्तियां आप देख रहे हो कि पटना में, बिहार में सबका जन्म हुआ। कुसुमपुर प्राचीन पाटलिपुत्र आधुनिक भारत के निकट का एक स्थान था, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक केंद्र था। कुछ शोध बताते हैं कि उनका जन्म असमेक देश केरल के पास हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा और मुख्य कार्य कुसुमपुर में किए थे। बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की? बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना किनके द्वारा की गई? 59 का करेक्ट आंसर बताइए। तो महर्षि विश्वामित्र का नाम आपने सुना होगा, तो इनके द्वारा ही किया गया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना, विश्वामित्र आश्रम की स्थापना महर्षि विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। तो अगर आपसे सिद्धाश्रम की जगह महर्षि विश्वामित्र आश्रम भी पूछा जाए, तब भी आप समझिएगा कि सेम ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और भगवान राम और लक्ष्मण को शिक्षा दी और तारका राक्षसी का वध किया था इन्हीं के द्वारा, मतलब यहीं पे, ठीक है, यहीं पे किया गया था, याद रखिएगा। बिहार से संबंधित व्यक्तित्व हैं कनाद या फिर च्यवन ऋषि गौतम, तो इनका करेक्ट आंसर याद रखिएगा कि सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव, ठीक। चलिए नेक्स्ट, योग सूत्रों की रचयिता पतंजलि का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? योग सूत्र की रचयिता पतंजलि का संबंध बेसिकली किस राज्य से देखा गया है? तो हमारे बगल का राज्य है, कौन सा? उत्तर प्रदेश। इनका संबंध हम उत्तर प्रदेश से देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि, आपसे पूछा है सरहद पाल कहाँ के रहने वाले थे? जल्दी इसका करेक्ट आंसर देंगे, 62 का करेक्ट आंसर। तो अब याद रखोगे कि नालंदा बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के? तो नालंदा बिहार के ये रहने वाले थे, ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक तथा अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक वाचस्पति मिश्र कहाँ के थे? बताइए। देखिए आप, एक विभूति करके एक चैप्टर आता है, बिहार विभूति, ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। आपके समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से रहेगा, तो आप मार दीजिएगा आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है दरभंगा जिला। दरभंगा जिला बिहार में किनका? तो इनका जन्म हुआ, वाचस्पति प्रतिपादक थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दरभंगा जिला बिहार में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि बहुत प्रसिद्ध राइटर हैं ये हिंदी के, और इनका जन्म औराही हिंगना गांव में हुआ था। कहां पर? औराही हिंगना गांव में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं कि बिहार के रहने वाले वैद्यनाथ मिश्र यामी साहित्य जगत में किस नाम से जाने गए? तो वैद्यनाथ मिश्र यामी साहित्य में किस नाम से जाने गए? तो 65 का करेक्ट आंसर फटाफट से देंगे। तो ये फटाफट मुझे बताइए कि वैद्यनाथ मिश्र को आप लोग किस नाम से जानोगे बिहार में? जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देंगे कि किस नाम से जानेंगे। तो याद रखिएगा कि इनको हम नागा अर्जुन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो नागा अर्जुन के नाम से। बिहार के वैद्यनाथ मिश्र साहित्य जगत में मुख्य रूप से नागा अर्जुन के नाम से जाने जाते थे, जो हिंदी और मैथिली के लिए प्रसिद्ध कवि व लेखक थे। उन्होंने मैथिली में यात्री और संस्कृत में वैद्य जैसे उपनामों से लेखन किया था। मैथिली में किस में? तो मैथिली में यात्री और संस्कृत में वैद्य जैसे उपनामों से इन्होंने लेखन किया था। क्या नाम था इनका? वैद्यनाथ मिश्र। राष्ट्र कवि के नाम से विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो भाई इनका जन्म सिमरिया में हुआ था। कहां पर? इनका जन्म सिमरिया में हुआ। ये रामधारी सिंह बहुत बड़े विख्यात कवि हैं, राइटर हैं, लेखक हैं, ठीक। याद रखिएगा इनका जन्म आपको 23 सितंबर 1908 के बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना गया है? आधुनिक बिहार जो हमारा मॉडर्न बिहार है, इसके निर्माता के रूप में आप किसको मानते हो? करेक्ट आंसर दोगे तो सच्चिदानंद सिन्हा को हम मानेंगे। किसको मानेंगे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। चलिए, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है क्योंकि उन्होंने बिहार को बंगाल से एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उन्हीं की देखरेख में बिहार एक पृथक राज्य के रूप में आया। 22 मार्च 1912 को बिहार एक पृथक राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था। तो इसीलिए सच्चिदानंद सिन्हा को एक आधुनिक बिहार के जनक
और निर्माता के रूप में हम जानते हैं। ठीक, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव 1946 में बनी अंतरिम सरकार में जगजीवन राम के पास कौन सा विभाग था? ये कैबिनेट मिशन जब जो 1946 बना था, आपको पता है कि बिहार के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिहार के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, और आप बिहार के संदर्भ में मुझे फटाफट से ये बताएं कि इसमें जो है बाबू जगजीवन राम के पास कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था? तो यहाँ पर श्रम डिपार्टमेंट इनको दिया गया था। ठीक है, श्रम डिपार्टमेंट दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के, कौन सा याद रखोगे? श्रम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, पूर्व में किस पद पर आसीन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे वो किस पद पर आसीन रहे? तो वो आपको पटना नगर निगम के, पटना नगर पालिका पद पर चेयरमैन के रूप में वो रहे थे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। संविधान सभा के अध्यक्ष, स्वतंत्रता के बाद संविधान के अध्यक्ष चुने गए और संविधान सभा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि विभाग को देखा। कांग्रेस में 3 बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा बता सकते हैं कि पटना के नगर पालिका के तौर पर वो रहे थे। ठीक, 1947 में गंडक परियोजना को प्रारंभ किया किसने? गंडक परियोजना मुझे बताइए कि 1947 में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? चलिए फटाफट से मुझे इसका आंसर देंगे कि 1947 में गंडक परियोजना किनके द्वारा स्टार्ट किया गया? चलिए फटाफट से बताइए, चलिए फटाफट से बताइए कि 1947 में गंडक परियोजना किनके द्वारा किया गया? फटाफट इसका आंसर देंगे। ठीक है, फटाफट इसका आंसर देंगे। चलिए तेजी से इसका आंसर देंगे। जल्दी क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर आप सभी लोग मुझे दीजिए। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, क्या हो जाएगा? तो जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे, याद रखिएगा क्या होगा? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि क्या आपने बहावी आंदोलन के बारे में पढ़ा है? बहावी आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा है? बहावी आंदोलन। क्या आपने लोटा विद्रोह के बारे में पढ़ा है? लोटा विद्रोह के बारे में आपने पढ़ा है? मुझे फटाफट से आप सभी लोग का इस पे चाहिए कि ये क्या आपने लोटा विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, आप याद रखो कि मुंडा विद्रोह ये सब बिहार के प्रपक्ष में है। मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, नैनिया विद्रोह, ये सब आपने पढ़ा है क्या? ये सभी के सभी बिहार के संदर्भ में आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो नैनिया विद्रोह, आप नैनिया विद्रोह के बारे में जानते हैं क्या? एक तो रह गया नैनिया विद्रोह, ये सब आपने पढ़ा है। तो बिहार स्पेशल का स्पेशली क्वेश्चन है ये सब। क्या आप सब ने पढ़ा है? आप सब मुझे बताइए कि ये आप लोगों ने मुंडा विद्रोह के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, 1899 बिरसा मुंडा। क्या बहावी आंदोलन आप जानते हैं? चौकीदारी कर के बारे में आपने सुना है? चौकीदारी कर जो था, चौकीदारी कर, क्या आपने इसके बारे में सुना है? इसके बारे में आपने पढ़ा है? जल्दी बताना है कि इसके बारे में आप सभी ने पढ़ा। आप लोग नॉर्मल सा एक क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे जिसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि बिहार में आप सभी ने ये पढ़ा होगा कि बिहार में बेसिकली क्या क्या है और वो किस रूप में देखा गया, जैसे कि ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये सारे आपने पढ़े होंगे, लेकिन ये सब क्या आपने पढ़ा है? आपके एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चन बनते। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते। जो आपने राष्ट्रीय आंदोलन जो पढ़ा, जिसमें आपने स्वराज पार्टी के बारे में पढ़ा होगा, साइमन कमीशन, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी, सबने अवज्ञा आंदोलन, ये सब जो भी है सबने अवज्ञा आंदोलन, सोशलिस्ट पार्टी, बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या आपने पढ़ा है? क्या आपने पढ़ा है 1857 की क्रांति जब हुई थी? जब आप जानते हो कि 1857 का जो हम देखेंगे कि 1857 की जो क्रांति होगी, 1857 रिवोल्ट एक्ट होगा, तो आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में क्या पता है? कि बस इतना ही आपको पता है कि एक बाबू कुंवर सिंह जो आरा जगदीशपुर से लड़ते हैं, जगदीशपुर से एक पीर मोहम्मद हैं, पीर मोहम्मद अली जिनके नाम पे पीर अली पार्क है पटना में, ये पटना से लड़ते हैं। क्या आपने इसके अलावा पढ़ा है 1857 की क्रांति में? और क्या है? साइमन कमीशन जो हम देखते हैं 1927 और 28 के टाइम पे आया, 27 में फरवरी में आता है और 28 में वापस जाता है। क्या आपने इसके लिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा है? बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसमें क्या होगा? बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपने पढ़ा है
बिहार में इसका क्या योगदान है, क्या आपने इसके बारे में देखा है, इसके बारे में पढ़ा। स्वराज पार्टी के बारे में आप जानते होंगे, 1923 में जो स्वराज पार्टी आई मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, स्वराज पार्टी लाला हरदयाल थे। क्या आपने इनके बारे में बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसमें आपने कुछ पढ़ा? बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपने इसके बारे में पढ़ा है कुछ? मुझे बताइए कि इसके बारे में आपने बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा है। आप सभी को कमेंट करना है आज की क्लास के बाद कि क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो आप जानते हो, बिहार सोशलिस्ट पार्टी, क्या आपने इसके बारे में पढ़ा है? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में। आज के क्लास के खत्म होने के बाद ये जितना टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, क्या आपको इसके बारे में पढ़ना है? बिहार कांग्रेस भी देख लो आप, बिहार कांग्रेस भी आपको बताना है कि बिहार कांग्रेस के बारे में आपने पढ़ा है। कांग्रेस की एस्टेब्लिश आप जानते हो 1885 में हो गया। 3 आपको जो है अध्यक्षता, मतलब 3 यहाँ पर हो गए, 3 बांकीपुर, पटना गया, ये सब आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्या आपने ऐसा पढ़ा है, सॉरी बांकीपुर और ये गया में, तीसरा रामगढ़ में आपने देखा होगा वो जो अबुल कलाम आजाद वाला हुआ था। लेकिन क्या आपने पढ़ा है कि कितनी महिलाएं बिहार से थी, कितनी मुस्लिम महिलाएं थी? ये आपने पढ़ा है कांग्रेस में बिहार के परिप्रेक्ष्य में। बिहार किसान पार्टी के बारे में आपने किसान पार्टी के बारे में पढ़ा होगा। क्या बिहार किसान पार्टी के बारे में पढ़ा है आपने? बिहार किसान पार्टी के बारे में पढ़ा है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अगर आप एक बार कवर कर लेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप सभी लोग का आज का काम है कि इसको एक बार रीडिंग डालिए, जिसके पास 1 लाइनर बुक है। बाकी मुझे कमेंट में स्पेशली दीजिए, मैं कमेंट डेफिनेटली रीड करती हूँ, तो कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या इसी तरीके से इसको मैं पहले कवर करवा दूँ टॉपिक लिख के, और फिर उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन भी करवा दूँ। ये 10-12 टॉपिक हैं स्पेशली इंपॉर्टेंट। एक बच्चे का कमेंट था ऐसा कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, इसीलिए ये टॉपिक है। आप मुझे बता देंगे कि आपने नहीं पढ़ा है, मैं इसको कल डेफिनेटली अच्छे से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के साथ इस 6-7 टॉपिक का 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में, मतलब जितने टाइम पे हो पाएगा कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग बाकी अच्छे से पढ़िए। एडीओ का एग्जाम का डेट दे चुका है। ठीक है, 6 से 7 क्लास चली गई है, बहुत कुछ चला गया है। जीके जीएस में जितना वेटेज साइंस हिस्ट्री उतना का ही ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और करंट का भी है। सबका अपना अपना है, इसमें 2-3 नंबर के नहीं रहते, क्योंकि अलग से एक पेपर ही जीके जीएस का होता है। ठीक है, चलिए फिर से कल मिलेंगे। क्लास को देखिए, अच्छा लगा कमेंट करिए और शेयर एकदम जम के करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको पहुंचाइए दूर दूर तक। ठीक है, चलिए धन्यवाद।